लिखो विराम का शाब्दिक अर्थ है ठहराव। देखो विराम चिन्ह, विराम का शाब्दिक अर्थ है ठहराव या रुकावट। हिंदी भाषा को पढ़ने के लिए हमें कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना, कहाँ पर सब पर जोर देना है, कहाँ पर नहीं देना, किस प्रकार से। तो विराम चिन्ह क्या करते हैं? विराम चिन्ह, विराम का मतलब क्या होता है? ठहराव या रुकावट। अब आगे लिखो विराम के चिन्ह से, विराम चिन्हों से भाषा, विराम चिन्हों से भाषा में स्पष्टता आती है। भाव समझने में आसानी होती है। अब वैसे ही लिख लो, अगर विराम चिन्हों का, अगर विराम चिन्हों का भाषा में उचित उपयोग नहीं किया जाता, है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। साथ के साथ में उतार लो, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। देखो विराम चिन्ह क्या काम करते हैं, ध्यान दे इधर। विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठहराव या रुकावट। विराम चिन्ह भाषा में क्या करते हैं? स्पष्टता आती है। भाषा में क्या आती है? स्पष्टता, कि सामने वाला कहना क्या चाह रहा है। ये किससे पता चलता है? विराम चिन्ह से। फिर देखो भाव, भाषा में जो भाव होता है, जो भाषा बोलना चाहती है, कहना चाहती है, उसको समझने में क्या हो जाती है? आसानी। फिर देखिए आगे, अगर विराम चिन्हों का भाषा में उचित उपयोग नहीं किया गया, ठीक से उपयोग नहीं किया गया, तो अर्थ का क्या हो जाता है? अनर्थ हो जाता है। देखो जैसे, भैया ध्यान दें, जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अगर यहाँ पर विराम चिन्ह लगा दिया तो क्या अर्थ हो जाएगा? रोको मत जाने दो। और एक मैंने लिखा रोको मत जाने दो, तो अर्थ क्या हो गया है? परिवर्तित हो गया है यहाँ पर अर्थ, एक विराम चिन्ह के लगने से। समझ लीजिए इधर, एक विराम चिन्ह, देखो यहाँ पर एक ही वाक्य है, वाक्य क्या है? एक ही, केवल विराम चिन्ह लगने से अर्थ क्या हो गया है? बदल गया है। रोको मत जाने दो, इसका मतलब रोको मत जाने दो, और यहाँ रोको, रोको मत जाने दो, इसको रोक लो मत जाने दो। ठीक है, तो इस प्रकार से विराम चिन्हों से क्या हो जाती है? भाषा का अगर उचित उपयोग नहीं किया गया तो अर्थ का क्या हो जाता है? अनर्थ हो जाता है। इसलिए हमें विराम चिन्हों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब विराम चिन्ह कौन कौन से हैं देखो। सबसे पहले तो आप खुद ही जानते हो,
हिंदी भाषा में, उतार लो आराम से। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, ये हमें भाव जो समझ में आ रहा है वो किसके कारण आया? विराम चिन्ह के कारण। ऊपर की 3 लाइनें मिटा दूं क्या? हिंदी भाषा में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। चिन्ह लिखना आ गया क्या? प्रयोग होता है। पहला है अल्प विराम, अर्ध विराम, अर्ध विराम, अपूर्ण विराम। अर्ध विराम, अपूर्ण विराम। फिर है पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह। साथ के साथ में उतारते चलो। प्रश्न सूचक चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह। फिर देखो संबोधन चिन्ह। ये बताएंगे ना आगे। विस्मय सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह। अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह। ये 2 प्रकार का होता है। देखो अवतरण, एक होता है इकेरा और एक होता है दुहरा। इकरा और दुहरा, जिसको आप इनवर्टेड कोमा बोलते हो ना, सिंगल और डबल। फिर है योजक चिन्ह, निर्देशक। योजक चिन्ह, आगे है निर्देशक चिन्ह।
निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। फिर है विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह। हंसपद, संक्षेपण चिन्ह, संक्षेपण चिन्ह। समता सूचक या तुल्यता सूचक, तुल्यता या समता सूचक। तुल्यता या समता सूचक चिन्ह। फिर देखो कोष्टक, कोष्टक चिन्ह। फिर है लोप चिन्ह, लोप चिन्ह। इतिश्री या समाप्ति चिन्ह, इतिश्री या समाप्ति चिन्ह। विकल्प चिन्ह, विकल्प चिन्ह। पुनरुक्ति चिन्ह, आगे है संकेत चिन्ह। उतार लो। इनके सामने है ना, मैं ये निशान लगा देती हूँ कि कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इनवाइट, ये कोमा है और इस कोमे के ऊपर ये क्या है, बिंदी। ये अर्ध, अपूर्ण,
सामने जगह होगी ना कॉपी में। अच्छा अच्छा, अलग से उतार लो। पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक आप जानते ही हैं। संबोधन, नीचे बिंदी है इसके, ठीक है, तिलक लगा दो, नीचे बिंदी लगा दो। अवतरण चिन्ह, इकेरा होता है, इन्वर्टेड कोमा और धूरा। हाँ, योजक चिन्ह आप जानते ही हो, छोटा होता है। निर्देशक चिन्ह थोड़ा बड़ा होता है, ये छोटा होता है, और निर्देशक क्या होता है, थोड़ा बड़ा। फिर देखो विवरण चिन्ह, ये तो आपको पता ही है, जैसे महाराणा प्रताप के युद्ध का वर्णन करो। हंस पद, संक्षेपण चिन्ह, संक्षेपण, संक्षिप्त अपन लिख देते ना, जैसे ऐसे लिखा, ठीक है। तुल्यता सूचक, कोष्टक आप जानते ही हो, हाँ, केवल बिंदी लगा दो। कोष्टक को कैसे लिखे, कोष्टक लिख दूं? हाँ, 2-3 प्रकार के होते हैं ना, ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं, ठीक है, ऐसा भी होता है। लोप चिन्ह, ये आप जानते ही है, जैसे मतलब किसी बात को कह दिया जाए और फिर डॉट डॉट। इतिश्री, यहाँ पे लिख दूं क्या इतिश्री? विकल्प चिन्ह, पुनरुक्ति चिन्ह, संकेत चिन्ह, जैसे ये है, स्टार है, सामने ही लिख दो। इतिश्री अभी तो ये लिखवाए हैं, एक एक लिखवाऊंगी मैं आपको, कब कहाँ कैसे लगते हैं। हाँ, सारे के सारे करवाएंगे एक एक करके, क्योंकि भाषा में है ना विशेष महत्व होता है, इनको आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा।
आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा चिन्ह कहाँ क्यों लगेगा। ठीक है, हाँ पुनरुक्ति या पुनरावर्ती। हाँ, जैसे मैंने लिखा श्रीमान सुरेश कुमार, फिर नीचे लिख दिया श्रीमान रमेश कुमार, तो श्रीमान दोबारा नहीं लिख के क्या कर देंगे, ये वाला पुनरुक्ति वाला चिन्ह लगा देंगे, तो समझ जाएगा सामने वाला कि क्या लगा हुआ है, श्रीमान। जैसे लिखा सुशीला देवी, फिर लिखा गीता देवी, तो देवी के नीचे अपन क्या कर देंगे, पुनरुक्ति चिन्ह लगा देंगे, तो समझ जाएगा सामने वाला देखते ही कि ये ऊपर से जो देवी लिखा हुआ है वही रिपीट हो रहा है। क्या हाँ वही है। उतार लिया क्या, उतार लो। सबसे पहले तो आपको ये होना चाहिए कि अल्प विराम कैसा होता है, अर्ध विराम कैसे लगता है, अपूर्ण विराम क्या होता है, पूर्ण विराम क्या है, इनके जो चिन्ह है ना वो याद होने चाहिए। तो सबसे पहले लिख लो अल्प विराम। अल्प विराम पहला हेडिंग डाल लो अल्प विराम, उसके सामने उसका चिन्ह लिख दो और इसके सामने लिखो आप। अब लिखो वाक्य के भीतर ये निर्देशक चिन्ह है ना, इसका विवरण करेंगे। वाक्य के भीतर एक ही प्रकार के शब्दों को, एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने में, एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने में अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे समझ लो इसको, अगर कोई वाक्य है और वाक्य में एक ही प्रकार के जो शब्द हैं उनको क्या किया जाता है, अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हवा चली, पानी बरसा, हवा चली, पानी बरसा, और पानी बरसा और ओले गिरे।
हवा चली, पानी बरसा और ओले गिरे। वाक्य के भीतर एक ही प्रकार के शब्दों को अलग कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर हवा चली और पानी बरसा, हवा चली और पानी बरसा, इन दोनों में यहाँ पर एक ही प्रकार का है, तो इसको हमने क्या कर दिया, अल्प विराम से अलग कर दिया है। फिर देखो दूसरा इसका प्रयोग क्या होता है, दो उपवाक्यों के बीच, दो उपवाक्यों के बीच संयोजक का संयोजक यानी जोड़ना का प्रयोग न किया जाने पर, संयोजक का प्रयोग न किया जाने पर दो उपवाक्यों के बीच में किसका प्रयोग नहीं करें, संयोजक का। संयोजक का मतलब है जोड़ना। जैसे मैंने कहा राम श्याम, तो इन दोनों को कौन जोड़ रहा है, संयोजक। लेकिन अगर संयोजक का प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो दो उपवाक्यों को किससे जोड़ेंगे हम, अल्प विराम से। उपवाक्य जानते हो, उप यानी छोटा, वाक्य का जो भाग होता है ना उसको क्या कहते हैं। जैसे देखो जैसे राम ने सोचा, राम ने सोचा, अच्छा हुआ जो मैं नहीं गया, अच्छा हुआ जो मैं नहीं गया, अच्छा हुआ जो मैं नहीं गया। अब देखो यहाँ राम ने सोचा, राम ने सोचा, अच्छा हुआ जो मैं नहीं गया, तो ये क्या है, उपवाक्य है, और ये क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो संयोजक का प्रयोग नहीं किया और दोनों उपवाक्यों को क्या कर दिया, इससे इस उपवाक्य को इस वाक्य से अलग कर दिया, तो क्या कर दिया, अल्प विराम लगा दिया। इसको कोमा बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोमा। फिर देखो इसका कहाँ प्रयोग किया जाता है, उद्धरण चिन्ह से पूर्व भी। उद्धरण चिन्ह से पूर्व भी, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, क्या कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो देखो उद्धरण चिन्ह कहाँ लगाएंगे, जहां जो का त्यों होता है ना, वाक्य किसी का कहा हुआ, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो उद्धरण चिन्ह से पहले भी किसका प्रयोग करते हैं, अल्प विराम का।
फिर देखो समय सूचक शब्दों को अलग करने के लिए, चौथा समय सूचक शब्दों को अलग करने के लिए, समय सूचक शब्दों को अलग करने के लिए कल गुरुवार, कल गुरुवार, दिनांक 20 मार्च को परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। परीक्षाएं गुरुवार एक तो ये आ गया और फिर दिनांक आ गई, तो दिनांक को क्या कर दिया, अलग कर दिया। और भी बच रहा है इसमें, देखो सबसे पहले हम कौन सा विराम चिन्ह पढ़ रहे हैं, अल्प विराम। क्या पढ़ा है हमने, अल्प विराम। अल्प विराम का जो निशान होता है वो क्या है, देखो इस प्रकार से, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोमा। तो इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ध्यान दें। अल्प विराम का जो प्रयोग है वो कहाँ होता है, वाक्य के भीतर एक ही प्रकार के शब्दों को क्या कर दें, अलग करने के लिए। जैसे हवा चली, पानी बरसा और ओले गिरे, तो हवा चली, पानी बरसा, ये एक जैसे ही क्या है शब्द। तो यहाँ पर हवा चली, थोड़े रुके, पानी बरसा, तो यहाँ पर हम थोड़े रुक रहे हैं, तो किसका प्रयोग करेंगे, एक ही जैसे शब्दों को क्या कर दिया, अलग। फिर देखो दो उपवाक्यों के बीच में संयोजक का प्रयोग न किया जाए। दो उपवाक्य, एक ये वाक्य है और एक ये वाक्य है, तो इन दोनों को क्या कर दिया इसने, अलग कर दिया। उपवाक्यों को क्या कर दिया, अलग। तो सबसे पहले तो इसका प्रयोग कब करेंगे, अल्प विराम का प्रयोग कहाँ होगा, एक तो क्या होगा, एक ही प्रकार के शब्दों को क्या कर देंगे, अलग, ठीक है। दूसरा, उपवाक्यों को क्या करेंगे, अलग। फिर तीसरा देखो, उद्धरण चिन्ह से पूर्व, अगर कोई व्यक्ति, उद्धरण चिन्ह कहाँ लगाते हैं, किसी व्यक्ति का कहा हुआ कथन ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उद्धरण चिन्ह से पहले किसका प्रयोग किया जाता है, अल्प विराम का। फिर देखो समय सूचक शब्दों से पहले, कौन से शब्दों से पहले, समय सूचक शब्दों को अलग करने के लिए, जैसे यहाँ पर लिखा कल गुरुवार, दिनांक 20 मार्च, तो गुरुवार और 20 मार्च को क्या कर दिया, अलग कर दिया है। 20 मार्च और दिनांक को, 20 मार्च और गुरुवार को किसने अलग किया है, अल्प विराम ने। तो अल्प विराम सबसे पहले देखो, एक तो क्या करता है, समय सूचक शब्दों को अलग करता है। फिर देखो दूसरा, उपवाक्यों को क्या करता है, अलग कर देता है। फिर देखो एक ही जैसे शब्दों के बीच में लगाया जाता है। फिर आगे लिखो, अगला लिखो, कभी कभी संबोधन के बाद इसका प्रयोग होता है, कभी कभी। अगला लिख लो वैसे ही आप, कभी कभी संबोधन के बाद इसका प्रयोग होता है, कभी कभी संबोधन के बाद इसका प्रयोग होता है। कभी कभी संबोधन के बाद इसका प्रयोग होता है।
कभी कभी संबोधन के बाद इसका प्रयोग होता है। लिखो जैसे राधे तुम आज भी विद्यालय नहीं गए। राधे तुम आज भी नहीं गए। राधे तुम आज भी विद्यालय नहीं गए। तो संबोधन किसका हो रहा है यहाँ पर? राधे को। तो राधे को संबोधित किया तो राधे के बाद में अल्प विराम लग जाएगा। आया क्या समझ में? अल्प विराम कहाँ कहाँ लगता है? दो बातों को संयोजक अलग अलग करने के लिए और किसी का कहा हुआ जो लिखने के लिए, है ना मैम? और संबोधन में इसका प्रयोग होता है समय सूचक को अलग करने के लिए। ये था मैम नाम तो पता है। और एक लास्ट और लिख लो, पत्र के अभिवादन के बाद। पत्र में अभिवादन के बाद राधे तुम आज भी विद्यालय क्या? अरे भाई राधे को आप संबोधित कर रहे हो ना, राधे, ठीक है। संबोधन के बाद इसका प्रयोग होता है। किसी को संबोधित करते हैं ना, आगे अगला लिख लो। पत्र में अभिवादन के बाद पत्र में अभिवादन के बाद जैसे प्रिय मित्र, नमस्कार। प्रिय मित्र नमस्कार। ठीक है। एक विराम चिन्ह कहाँ कहाँ प्रयोग होता है बताओ मेरे को। उपवाक्यों को अलग करने के लिए, उपवाक्यों को अलग करने के लिए। फिर दूसरा, हाँ, समय को अलग करने के लिए। फिर संबोधन किया जाता है उसके बाद में, पत्र में अभिवादन के बाद में। हाँ, किसी उद्धरण चिन्ह जहाँ आता है, किसी का कथन हो उससे पूर्व, और उपवाक्यों को क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। और संयोजक का प्रयोग नहीं किया जाता है, वहां पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। टाइम तो नहीं हुआ ना? अभी सर थोड़ी आए हैं। हाँ, लिखो दूसरा। उतार लिया क्या? अर्धविराम। अर्धविराम।
अर्ध विराम चिन्ह। इसमें लिखो, इसमें स्याही डाल दो। स्टॉप कर दूँगी।